हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेक्चर नंबर 2 या मैं कह दूं कि कंप्लीट अपना जो ऑप्टिक्स है उसका लेक्चर नंबर 24। काफ़ी दिनों से हम लोग ऑप्टिक्स चल रहा है और अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को खत्म करके रे ऑप्टिक्स को खत्म करके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पहुंच चुके हैं। तो बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं होता है, इसमें कुछ कुछ काम की चीज़ें होती हैं। तो पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप समझाया था और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की थ्योरी बताई थी। आज मैं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा, देन उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अब मैं बताने वाला हूं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ, अब ट्यूब लेंथ क्या होती है? तो सबसे पहले बेटा ट्यूब लेंथ के बारे में लिखिए कि ट्यूब लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ट्यूब लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो बेटा ये अपना पास में ऑब्जेक्टिव है, ये हमारे पास में आईपीस है। आईपीस का एपर्चर बड़ा होता है ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो एपर्चर है वो इसीलिए हमने छोटा रखा क्योंकि हमें जिसको देखना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वो बहुत स्मॉल होते हैं, हमें पेरिक्सियल रेज चाहिए होती है, हम लोग बहुत छोटा लेते हैं, बहुत बड़े लेंस की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, बड़े एपर्चर की लेंस की जरूरत नहीं होती है। दिस इज आईपीस। हम लोगों ने यहाँ पे बात भी करी थी आईपीस के ऊपर लास्ट क्लास के अंदर कि इनका दोनों का मैग्नीफिकेशन कितना होता है। तो बेटा बेसिकली मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो कर रहा हूँ ट्यूब लेंथ की। तो सबसे पहले आप देखिए डायग्राम में, अगर मैं आपको बोलूँ कि भैया ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी, इसकी फोकल लेंथ एफओ मान लीजिए, इसकी एफ ई मान लीजिए। तो बेटा ये डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी यू ओ, नॉट यू ई, यू ओ। गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली ऐसा मैं मान सकता हूं कि यहां पर कुछ इमेज यहां बनी है ना, इस प्रकार से, और उसके बाद यही जो इमेज इस तरह से फॉर्म कर रही है हमारे सामने, हम कैसे कह सकते हैं कि इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एक रे ऐसे गई, एक रे ऐसे गई, और दोनों मिलके समथिंग यहां पे कहीं इमेज फॉर्म कर रही थी, एच डबल डैश। ये हाइट हो जाएगी बेटा एच डैश। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस प्रकार से इसकी फाइनल इमेज यहां बनी है, वो ऑब्जेक्टिव की इमेज यहां बनी, फिर वो जो इमेज थी वो आईपीस के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। तो वो जो इमेज थी वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और उसकी इमेज फिर फाइनली यहां बनेगी। सही बात है ना? तो भैया मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा आपको कि भैया जो डिस्टेंस है ये वाले यहां से यहां तक, दिस इज द इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। गेटिंग माई पॉइंट? एंड ये जो डिस्टेंस है दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। गेटिंग माई पॉइंट? अबे सही है ना? तो बेसिकली ट्यूब लेंथ होती क्या है सर? ट्यूब लेंथ हो जाएगी कितनी? वीओ, मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस की, वीओ प्लस आईपीस की जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यूई। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ ट्यूब लेंथ। आपको तो बस ये समझ में आना चाहिए कि ये ट्यूब लेंथ होती है। बेटा इसके अलग अलग केस बनते हैं, वो समझाऊंगा मैं भी आपको। तो जैसे मान लीजिए मुझे वीओ निकालना है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर ऑब्जेक्टिव। तो u कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ यूओ। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? एफ ओ। तो बेटा 1/VO माइनस 1/UO इक्वस टू 1/F। तो 1/VO इक्वस टू 1/F प्लस 1/UO। तो UO कितना है भैया? u किसके बराबर है? u है माइनस UO के बराबर, तो माइनस UO पुट कर दो। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट यू विल गेट? u इंटू, क्या लिखोगे आप इसको आप लिख सकते हो कितना? u इंटू एफ। बेटा माइनस ये इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर माइनस बन जाएगा। तो बेसिकली ये बन कितना जाएगा? ये बन जाएगा कितना? इसका मैं एलसीएम ले लूंगा और इसका u इधर आ जाएगा, एफ इधर चला जाएगा, तो फाइनली ये बन जाएगा u माइनस एफ। अबे सही है? तो ये क्या बन गया? यूएफ अपॉन यूओ माइनस एफ ओ, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर यूओ मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, एफओ मतलब फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव। इसको उठा के आपको यहां पुट करना है। अब मैं बात करता हूं फॉर फार पॉइंट। अगर बहुत दूर इमेज बनानी है, बहुत दूर इमेज बनानी है, फाइनली रिलैक्स आंखों से देखना है फार पॉइंट और फॉर रिलैक्स्ड आई। अगर मुझे रिलैक्स आई के लिए बात करनी है
तो इन दोनों ही केस में एक ही मतलब होएगा कि इमेज बहुत दूर इन्फिनिटी पे बनी है। और इमेज फार पॉइंट इन्फिनिटी तब बनती है जब आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ पे रखा हो। तो इसका मतलब जो वीओ हो जाएगा वो तो सेम रहेगा, यूओ इंटू एफ ओ, यूओ माइनस एफ ओ, लेकिन जो यूई हो जाएगा वो फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? अबे आ रहा है ना बेटा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि फॉर नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो यहां पे नियर पॉइंट की मैं अगर बात करूंगा तो नियर पॉइंट के लिए मैं बोल सकता हूं कि भैया कि जो अपनी वीओ होगा वो तो सेम रहेगा, यूओ इंटू एफ ओ, यूओ माइनस एफ ओ, प्लस नियर पॉइंट के लिए मतलब इमेज डिस्टेंस आईपीस के लिए डी डिस्टेंस पे होनी चाहिए, उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है वो आपको याद होनी चाहिए। अबे याद है ना, ये हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी किया था। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये वैल्यूज है, यहाँ पे ये वैल्यूज आई हैं, आपको पुट करना है। ये ट्यूब लेंथ हो गई दो अलग अलग केसेस के लिए, और दोनों की दोनों ट्यूब लेंथ आपको याद होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको आप लोग फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो बेटा सबसे पहले नोट डाउन कीजिए आप क्वेश्चन जल्दी से। हाँ जी, अब इसने क्या बोला है सवाल ने बोला है हम लोगों को कि जो मैग्निफिकेशन जो टोटल था वो दे रखा था हम लोगों को, ऑब्जेक्टिव और आईपीस का मल्टीप्लाई होता है। टोटल मैग्निफिकेशन हम लोगों को दे रखा था 30, और हमसे ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन पूछा गया है। आईपीस का कितना दे रखा है ऐसे डायरेक्टली नहीं दे रखा, लेकिन ये बताया हुआ है कि जो इमेज है वो नियर पॉइंट पे बनी है। तो बेटा नियर पॉइंट के लिए मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस हो जाता है, कितना हो जाता है 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो बेटा 1 तो 1 ही रहेगा, डी होता है 25 वो भी फिक्स है, और जो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस है वो दे रखी है उसकी 5 सेंटीमीटर। तो इससे आंसर आता है 6। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस दे रखा है 6। तो सोल्व करने पे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन आ जाएगा 5, 30/6। तो सोल्व करने पे 5 आ जाएगा। तो एक बहुत ही सिंपल सवाल था। आई डोंट थिंक इससे सिंपल सवाल कुछ हो सकता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। बिल्कुल सिंपल लल्लू सवाल दिया गया है, इसको सोल्व करना है फटाफट से। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सोल्व कीजिए फटाफट से, मतलब नोट डाउन कर लीजिए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। हाँ जी, इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 3 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट जो है 3 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, एंड ऑब्जेक्टिव लेंस है वो 3 कॉन्वेक्स लेंस से मिलके बने हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये 3 कॉन्वेक्स लेंसेज से मिलके बना हुआ है। इसकी जो फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है इनिशियल, वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर। हाँ भाई सही बात है, अबे सही है ना। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें पूछा क्या गया, सवाल बड़ा खतरनाक है। इसे पूछा गया है वो 3 ऑब्जेक्टिव जो है वो 3 लेंसेज से मिलके बना है, मेड अप ऑफ 3 लेंसेज। तो कुछ कुछ उनकी फोकल लेंथ होगी, आई डोंट नो कितनी है, बट तीनों का मिलाकर कितनी है 2 सेंटीमीटर। ओके, ऑब्जेक्ट जो है वो 3 सेंटीमीटर फ्रंट में रखा हुआ ऑब्जेक्टिव से। ठीक है भैया, तो अगर मैं फॉर ऑब्जेक्टिव बात करूं, अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो -3 सेंटीमीटर हो जाएगी,
और इस पर्टिकुलर केस में फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्टिव की वो हो जाएगी +2 सेंटीमीटर। तो सोल्व करने पे कितना आएगा, सोल्व करने पे बेटा ये आएगा v बराबर UF अपॉन U प्लस F। तो U कितना है -3 इंटू 2 डिवाइड बाई -30 प्लस 2। हाँ पे सही है। तो बेटा सोल्व करने पे ये आ जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका मतलब जो इमेज बनी अपनी पहली वो बनेगी 6 सेंटीमीटर पे। गेटिंग माई पॉइंट। सवाल सिर्फ इतना ही कह रहा, सवाल टफ है, मैं पहले ही कह रहा हूं, सवाल जोरदार है। टफ तो क्या मतलब, अच्छा सवाल है, लल्लू सवाल नहीं है। तो 3 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट था, 6 सेंटीमीटर पे इमेज बनी पहली वाली। अब बात है, अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां देखिए बेटा, ये दिखता रहेगा आपको, है ना। अब देखिए इसको, यहां पे समझिए। अब क्या बोला है कि जो ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ है वो दे रखा था 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसमें से हमने एक लेंस निकाल लिया, 3 लेंस से मिलके बना था ना। तो हो सकता है कि वो 1 से मिलके बना हो सकता है वो 2 से मिलके बना हो सकता है वो 10 से मिलके बना हो सकता नहीं है ऐसा। एक F1 एक F2 और एक 10 तीनों से मिलके ये जो है टोटल बना है। क्या बना है अपना ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसकी टोटल फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर थी। तो बेटा अगर 10 वाला निकाल लिया तो अब कितना बचेगा, ओनली 1/F1 प्लस 1/F2। तो यही हमारे पास में न्यू ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ बचेगी। न्यू एन लगा दिया मैंने यहाँ पे, वो इनिशियल थी, ये न्यू है, फाइनल हो जाएगी। तो बेटा ये हो कितनी जाएगी, बेसिकली ये हो जाएगी 1/2 माइनस 1/10। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट आई विल गेट, नीचे आप एलसीएम में 20 ले लीजिए, सही है, एलसीएम में 20 ले लीजिए, ऊपर आएगा 10 माइनस 2। तो इसको भी सोल्व करने के बाद हम लोगों को जो न्यू फोकल लेंथ मिलेगी ऑब्जेक्टिव की वो कितनी मिल रही है 20/4, तो विच इज 2.5 सेंटीमीटर। आई मेरी बात समझ में। अब अगर इसी फोकल लेंथ से भाई लेंथ निकाल लिया अपन ने, किसका, आईपीस का, तो अब हमारे पास में फोकल लेंथ रह गई ये वाली। तो अब हमसे पूछा गया है कि बताइए आईपीस को मैं कितना शिफ्ट करूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ आईपीस टू रीफोकस द इमेज। पहले मेरी एक बात समझना तुम लोग ध्यान से बेटा, बात यह है कि ऑब्जेक्ट तो आज भी ऑब्जेक्टिव का कहां पे रखा है -3 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ बदल के 2.5 हो गई। तो ये बताइए इमेज कहां बनेगी ऑब्जेक्टिव की, सर इमेज बनेगी -3 U इंटू एफ, तो -3 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 2.5। गेटिंग माई पॉइंट। तो -3 इंटू 2.5 कितना होता है बेटा, ये होता है -3 मल्टीप्लाई बाय 2.5 7.5 डिवाइड बाय -3 ये हो जाएगा 0.5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, 75/5 कितना हो जाएगा 75/5 हो जाएगा, 1 इसको कर देंगे अपन 2 5 15 सेंटीमीटर। मतलब जो अपनी इमेज अब बनेगी वो 15 सेंटीमीटर में बनेगी ऑब्जेक्टिव की। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, अपना यहां से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन था, कौन आया, अब नई इमेज आई, आई डैश न्यू। गेटिंग माय पॉइंट, नए ऑब्जेक्टिव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे आई। बेटा पहले कितने पे थी, 6 पर थी। अब तू एक बात सोच और दिमाग लगा कि भैया अगर ये 6 पे थी तो यहां से लेके आईपीस की डिस्टेंस तो x होगी ना। आईपीस तो भैया अपने x डिस्टेंस पे रीफोकस फोकस कर पा रहा है। तो पहले जब वो 6 थी तो आईपीस 6x पे रखा हुआ था। सोच अगर वो 15 हो गई तो आईपीस को तो यहां से x नापना पड़ेगा ना यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आईपीस तो अपना यहां से x नापेगा और इतना पीछे शिफ्ट हो जाएगा आईपीस। आई मेरी बात समझ में, आईपीस कितना शिफ्ट हो जाएगा, यहां से x नाप के शिफ्ट हो जाएगा। भाई आईपीस को तो 15 से x नापना है। पहले आईपीस कहां से x डिस्टेंस पे रखा हुआ था 6 सेंटीमीटर पे, अब आईपीस कहां से x डिस्टेंस पे रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर से। अब गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा जितनी इमेज शिफ्ट हुई क्या उतना ही आईपीस को बराबर शिफ्ट होना पड़ेगा आगे की तरफ, सही है ना। तो जितनी इमेज शिफ्ट हुई, इमेज 6 से लेके 15 तक चली गई, तो आईपीस भी तो फटाफट उतना पीछे जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ आईपीस इज 15 माइनस 6। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई पीस इज
15 minus 6 which is 9 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. आंसर इज 9 सेंटीमीटर. तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. हाँ जी, तो बेटा नेक्स्ट सवाल नोट डाउन कीजिए फटाफट से. नेक्स्ट सवाल जल्दी से नोट डाउन कीजिए आप लोग. नेक्स्ट सवाल नोट डाउन कीजिए बेटा फटाफट से. हाँ जी, तो बेटा ये आईपीस है जिसकी फोकल लेंथ हमें ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दे रखी है 0.6 सेंटीमीटर. ये आईपीस है जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है हम लोगों को कितनी, 5 सेंटीमीटर. लेट मी चेक. 5 सेंटीमीटर, हाँ 5 सेंटीमीटर. एंड ट्यूब लेंथ ऑफ द दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 12 सेंटीमीटर. बेसिकली वो डिस्टेंस बिटवीन आपको ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस दिया हुआ है. तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे सवाल में पूछा गया है कि मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं इस कंडीशन के लिए. तो क्या पूछा गया आपने सवाल में पूछा गया आपसे कि फाइंड द डिस्टेंस फॉर द फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको निकालनी है. मतलब आपको बेसिकली क्या निकालना है, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव के लिए कितनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी. बेटा इसको मैं बहुत अलग तरीके से करूंगा, इसलिए आप समझिएगा जरा ध्यान से. बहुत ही शानदार तरीके से हम करेंगे इसको और बहुत दिमाग से हम करेंगे. देखो हो क्या रहा है, इसने क्या कहा कि जो फाइनल इमेज है वो नियर पॉइंट पे बनी है. तो फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे तब बनती है जब हम लोग कहेंगे कि भैया जो ऑब्जेक्ट आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी d इंटू एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई. हमें सही है ना. तो 25 डालो, एफ ई डालो, फिर 25 डालो, वाह वाह, फिर एफ ई डालो 5. सोल्व किया इसको, 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 30. उड़ा दो भैया जो उड़ सकता है. तो यह आ गया 25/6 सेंटीमीटर. दिस इज व्हाट, दिस इज ऑब्जेक्ट आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. गेटिंग माय पॉइंट. आईपीस के लिए क्या हो गई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो चुकी है. मतलब अब आईपीस हम ये कह सकते हैं सर कि यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है. मतलब ये जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, 25/6 कितना होता है, 6 से उड़ा दीजिए, 6 इंटू 4 24. तो बेटा ये कुछ समथिंग 4.1 सेंटीमीटर है, अप्रोक्सीमेटली बोला है मैंने. तो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस. अब टोटल कितना था, 12. तो यहां से अपने पास में ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साहब इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज डिस्टेंस आएगी वो आएगी 12 माइनस 25/6. बेटा सोल्व किया तो 6 इंटू इसका एलसीएम ले लेंगे हम, ये हो जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई करो 72 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 6. गेटिंग माय पॉइंट. अरे पक्का है ना. तो बेटा कितना हो जाएगा, 70 में से अगर मान लीजिए 25 जाते हैं तो कितना बनता है अपने पास में, 47 इसका आएगा, 47/6 सेंटीमीटर. हाँ सही है ना. फिर से चेक कर लो, 12 में से 5 गए, 7 बचेंगे, इधर बचेगा 6 में से 2 गए 4, 47. बहुत बढ़िया साहब, बहुत ही फास्ट. तो वी ओपन निकाल लिया 47/6 सेंटीमीटर. तो बेटा बेसिकली मुझे निकालना क्या है, यूओ. तो यूओ कितना हो जाएगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो 1/VO माइनस 1/U बराबर 1/F. तो बेटा V कितना है, V है सर इमेज डिस्टेंस, वो कितनी आई 47/6. उल्टा कर दे 6/47 माइनस, उसके बाद क्या है सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. हमें नहीं पता, क्या मैं इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, अच्छा ये पता है कि इसको x, चलो यू नोट मान लो, तो माइनस ऑफ यू नोट में लिख सकता हूं इसको, इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ विच इज 0.6. अब समझ में आ रहा है ना. तो बेटा इसको सॉल्व करने पे यहां से जो हमारे पास में कितना आएगा, इसको यू नोट की जो वैल्यू आएगी
यहाँ से वो कितनी हो जाएगी, यू नॉट की वैल्यू सबसे पहले तो क्या करूंगा मैं इसको उधर ले जाऊंगा बेटा, ये तो प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/0.6 से, तो 10/6 हो जाएगा, ये 6/47 हो जाएगा माइनस में हो जाके, तो बड़ी अजीब सी वैल्यू इसकी बनेगी। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 10/6 माइनस 1/u0। तो बेटा कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी टफ सी होती जा रही है ना, कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ यहाँ पे, वैसे टफ होती जा रही है। 6 मल्टीप्लाई बाई 47 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 470 आ गया, माइनस इधर 40 किया इधर 36 आ जाएगा। तो बड़ी खतरनाक सी इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे हो चुकी है। इस कैलकुलेशन को पूरा सोल्व करके आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। तो फटाफट से इससे क्या आएगा, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहाँ से 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिलेगी। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगी वो हो जाएगी कितनी, 6 × 47 डिवाइड बाय 470 माइनस 36, तो ये बन जाएगा 434। दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गई। पूछा क्या है हम लोगों से, उसके बाद सेकंड पार्ट जो पूछा है, आल्सो फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने हमसे मैग्नीफाइंग पावर भी पूछी है माइक्रोस्कोप की। तो भैया मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। तो ऑब्जेक्टिव की कितनी है साहब, ऑब्जेक्टिव के है साहब, ऑब्जेक्टिव की हो जाएगी साहब कितनी, वीओ, माइनस तो पहले से कर दो, VO/UO मल्टीप्लाई, बेटा आप उसी वैल्यूज रखनी है, कोई साइन करने से दिमाग लगाना है यहाँ पे। उसके अलावा 1 + 25 बाय इसकी कितनी है 5, तो बेटा इसकी तो 6 आएगी टोटल। 6 मल्टीप्लाई बाय VO कितना आया, VO ये रहा VO 47/6, और UO कितना आया, और खतरनाक आ गया, वो आया साहब 6 × 47 ऊपर मल्टीप्लाई बाय 434, माइनस बाहर लगा दीजिएगा, दिस इज द आंसर। हाँ भाई, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप खत्म हो चुके हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आखिरी सवाल तुमने देखा था, कैलकुलेशन वाइज बहुत गंदा सा हो गया था, 72.3 समथिंग उसका मैग्निफिकेशन आ रहा है, तो आप लोग घर जाके चेक कर लीजिएगा, मैं बताता हूँ आंसर। 72.3 उसका मैग्निफिकेशन है आंसर, है ना। और जो यू आ रहा था उसके अंदर वो आ रहा था 0.65 अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर में, 0.65, थोड़ा चेक कर लीजिएगा उसको। 72.3 उसका अप्रोक्सीमेटली मैग्निफिकेशन का आंसर है। अब मैं बात करूंगा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की। तो भैया टेलीस्कोप में कई प्रकार के टेलीस्कोप होते हैं, अब हम पहली बात करने वाले हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की। सबसे पहले मैं डायग्राम, अब तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्यों, लगभग चीजें सब एक जैसी है। तो बेटा मैं बात करूंगा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की, ध्यान समझिएगा आप लोग इस बात को। यहां पे एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आईपीस। इस बार जो अपना आईपीस होता है वो छोटा होता है और ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण क्या है कि जो रेज आ रही हैं, देखो हमारे वहां पे जो माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को छोटा लिया था, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि हमें जो रेज थी वो पैरेक्सियल चाहिए थी। यहां पर जो रेज आ रही हैं वो बहुत दूर से आ रही है, दे आर फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो वो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उनकी जो रेज होंगी वो ऑलरेडी पैरेक्सियल ही होंगी। तो हमें इस चीज की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमें पैरेक्सियल चाहिए। बस हमें चिंता किस चीज की करनी है कि जो भी रेज आ रही है वो अधिक से अधिक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस पे गिरे। इसीलिए हमें लार्जर अपर्चर का ऑब्जेक्टिव चाहिए होगा ताकि अधिक से अधिक लाइट इसके ऊपर गिर सके, ताकि हम लोग एक अच्छी इमेज इसकी ले सके। गेटिंग माय पॉइंट। इसलिए इसका जो अपर्चर है वो लार्जर लिया जाता है। बेटा अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑल रेज आर पैरेलल एंड पैरेक्सियल। पैरेक्सियल है और पैरेलल भी है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है बट पैरेलल तो है। अरे सही है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है बट पैरेलल तो है, और पैरेक्सियल भी है। अगर पैरेक्सियल भी होगी तो भैया यहां पर उसकी पहली इमेज बनेगी, और जो डिस्टेंस होगी जहां पे इमेज बनेगी फर्स्ट वाली, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। अबे बनेगी तो फोकल प्लेन में इमेज, सही है कि नहीं है।
तो भैया यहाँ पे इमेज बनी, बहुत मजा आया, यहाँ इमेज बनी। अब बात क्या है कि इस इमेज की इस आईपीस के कारण, है ना, मैं दोबारा से बना देता हूँ डायग्राम सा। यहाँ पे डायग्राम मैंने बना दिया है, अब समझिएगा बात को। इस तरह से मैंने डायग्राम बनाया है, वैसे ही डायग्राम बनेगा दोबारा से फिर से। और बेटा इसकी जो इमेज बनी वो यहाँ कहीं जाके मीट करा, और ये जो इमेज बनी, दिस इज द फाइनल इमेज ऑफ द दिस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ कहीं पे उसकी इमेज बनेगी, ठीक है। अगर सीधा रखा होगा तो उल्टी बनेगी बिल्डिंग की, इस तरह से उसकी इमेज हमें इस तरह से दिखाई देगी, जो भी होगा मतलब। तो ये मैंने एच डैश मान लिया है। अब कुछ बातें यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग जिसको ध्यान रखना है। पहली बात क्या है बेटा कि अगर रे ऐसे आ रही है तो तुम्हें एक बात को ध्यान रखना, देखो यहाँ पे आई कैन कंसिडर दिस एंगल एज अल्फा, गेटिंग माई पॉइंट। तो व्हाट आई कैन राइट कि सर यहाँ पे जो 10 अल्फा हो जाएगा, अब अल्फा बहुत छोटा है, 10 अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, एंड अल्फा विल बी इक्वल टू एच डैश अपॉन एफ ई। अरे सही है ना, सॉरी एफ ई नहीं एफ ओ, एच डैश अपॉन एफ ओ। सिमिलरली मैं इस एंगल को बोल सकता हूं बीटा, और यहां पर मैं लिख सकता हूं जो बीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अगेन एच डैश डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। अरे सही है ना, तो लिख दूंगा मैं यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। तो बेटा यहां से जो अपना एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगा, जो टेलीस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन की मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन की फॉर टेलीस्कोप, वो बेसिकली कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास में इमेज। देखो अगर ये बीटा है तो ये इमेज एक्चुअल, तो इमेज की हाइट एच डबल डैश डिवाइड टोटल डिस्टेंस, दिस इज आल्सो इक्वल टू एच डैश बाई यू ई। गेटिंग माई पॉइंट। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एच डैश बाई यू ई, एच डैश बाय एफ ओ। तो बेटा इसको सोल्व करने पे ये कितना आएगा, जो अपना एफ ओ है ना, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हम लोगों ने, एच डैश बाई यू ई, और यहाँ क्या लिखेंगे एच डैश बाई एफ ओ। तो सोल्व करने पर जो अपना एफ ओ आएगा, सॉरी अपना जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ ओ अपॉन यू ई। बेटा यहाँ पे एक माइनस आपको लगाना पड़ेगा। सर ये माइनस क्यों लगाया, इसका समझ में नहीं आया। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उससे जो इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है, मतलब मैग्निफिकेशन इसका नेगेटिव होना चाहिए, इसीलिए मैंने वहां पे नेगेटिव का इस्तेमाल किया है। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये हो गया हमारे पास में रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप है जो कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता है। इस टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन हो जाएगा एफ ओ अपॉन यू ई। अब फिर से वही बात, आईपीस तो आईपीस है यार, आईपीस के लिए दो ही केस पॉसिबल है, एक नियर पॉइंट एक फार पॉइंट। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, मैं लिख रहा हूं यहां पे फोर नियर पॉइंट। नियर पॉइंट के लिए क्या आएगा, नियर पॉइंट के लिए भैया जो मैग्निफिकेशन आएगा वो आएगा एफ ओ अपॉन, नियर पॉइंट के लिए जो यू ई की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी डी इंटू एफ ई, डी प्लस एफ ई। अबे समझ में आ रहा है ना। तो भैया डी को तो नीचे ले जाइए इन दोनों के, तो यहां आएगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, अंडर ब्रैकेट डी से डी डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। अरे सही है। तो बेटा ये है मैग्निफिकेशन फॉर नियर पॉइंट इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जिसको आपको रटना पड़ता है। मैं तो कह रहा हूं मत रट, मैं तो कह रहा हूं ये रट ले, ज्यादा आसान रहेगा। अगली बात क्या है, अगला फॉर्मूला फॉर फार पॉइंट। अगर मैं फार पॉइंट के लिए बात करता हूं तो जो मैग्निफिकेशन आएगा वो हो जाएगा एफ ओ अपॉन, नीचे आएगा ओनली एफ ई, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर मुझे फार पॉइंट पे इमेज को बनाना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट को मुझे रखना पड़ेगा फोकल लेंथ के ऊपर, तो आईपीस का फोकल लेंथ मतलब एफ ई, तो एफ ओ अपॉन एफ ई इज द आंसर। गेटिंग माई पॉइंट, पक्का। तो बेटा ये हो गया रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जिसको आपको नोट डाउन करना है। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट डाउन आप इसको कर लीजिए। तो हम बात करेंगे इस केस के अंदर ट्यूब लेंथ की टेलीस्कोप में। तो भाई ट्यूब लेंथ यहां भी कितनी हो जाएगी, एफ ओ प्लस यू ई। बेटा मजे की बात क्या है टेलीस्कोप में, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑलवेज विल ऑलवेज बी फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, मतलब फोकल लेंथ के बराबर ही होगी कौन सी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये एफ ओ प्लस यू ई हो जाएगी। बेटा फार पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं
तो फार पॉइंट के लिए हो जाएगी FO प्लस FE, सही बात है। और अगर मैं नियर पॉइंट के लिए बात करूं, नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट के लिए हो जाएगी FO प्लस DFE अपॉन D प्लस FE। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हो गया नियर पॉइंट, ये हो गया फार पॉइंट। और हम ट्यूब लेंथ क्या बात कर चुके हैं, ट्यूब लेंथ मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस। तो बेटा वही सब बातें हैं, कोई खतरनाक चीज नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट से। हाँ जी, तो बेटा बेसिकली टेलीस्कोप काम क्या आता है, सब बड़ा सा टेलीस्कोप होता है, उससे हम लोग बाहर बहुत कुछ देखते हैं आसमान के अंदर, और इधर उधर दूर की चीज़ें भी दिखाई देती है, चांद वांद भी देख लेते हैं। रियल चांद की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, असली चांद हम लोग उस पर देख लेते हैं टेलीस्कोप में, है ना। और भी कुछ हॉस्टल में छत पे खड़े होकर कुछ इधर उधर देखना हो तो हम लोग टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि भैया जो टेलीस्कोप है, अब जो टेलीस्कोप है ये बड़ा ही वाहियात टेलीस्कोप है। जिसे मान लीजिए टेलीस्कोप किसी साइंटिस्ट ने बनाया और बना के इसको किसी को दे दिया कि लो भैया मार्केट में बेचो शानदार तरीके से, मार्केट वाले ने किसी स्टूडेंट को बेच दिया। अब स्टूडेंट ले आके टेलीस्कोप से कुछ भी देख रहा है तो उसको क्या है ना, इमेज उल्टी दिखाई दे रही है। इमेज दिखनी कैसी चाहिए थी, सीधी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो उल्टी दिख रही है। दिमाग खराब हो गया ग्राहक का, यही क्या हो गया यार, ये कोई तरीका है। वो जो स्टूडेंट खरीद के ले गया था उसको भयंकर दिमाग खराब हो गया, उसको सब कुछ उल्टा दिखता है इसके अंदर, तो क्या फायदा ऐसी चीज का, है ना। तो हमें ऐसा टेलीस्कोप चाहिए जो सीधा दिखाए, मतलब इमेज को कम से कम सीधी रखे। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने एक और टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया, जिसका हम लोगों ने क्या करा, हमने सेम तरीके के कंडीशन उसमें रखी गई। कैसे सर, देखो वहां पे हमने एक ऑब्जेक्टिव लिया, एक यहां पर आईपीस लिया, दिस इज आईपीस, दिस इज ऑब्जेक्टिव, और बीच में लगाया क्या, बीच में लगाया एक लेंस। इस लेंस का नाम रखा हम लोगों ने इरेक्टिंग लेंस। ये क्या काम करेगा, ये उल्टी इमेज को सीधी कर देगा। आई मेरी बात समझ में। तो बेटा हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे पैरेलैक्सियल रेज आई जो पैरेलल भी थी बट नॉट पैरेलल टू फोकल लेंथ थी, सॉरी नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे उसकी इमेज बनी H डैश। गेटिंग माय पॉइंट। अब इसकी ट्यूब लेंथ को कुछ ऐसे रखना है, ये जो इरेक्टिंग लेंस है इसकी मान लीजिए FR है, इसकी FE है, इसकी FO है फोकल लेंथ। बेटा बात ध्यान समझिएगा। तो मैं कह दूंगा यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस होगी ये FO होगी, तो ये कितनी। अब हमें क्या करना है, कुछ इसकी जो ट्यूब लेंथ है कुछ ऐसे सेट करनी है, इसकी पोजीशन ऐसे सेट करनी है कि जो पहली इमेज बनेगी ऑब्जेक्टिव से वो फोकल लेंथ तो बनेगी ऑब्जेक्टिव के FO पे। बेटा फोकल लेंथ होने के बाद यहां से ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ FR के बराबर। सर इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज बनी, इस इमेज की यहां पर दोबारा से एक और इमेज बन जाएगी, है ना। और कितने डिस्टेंस पे बनेगी, सेम डिस्टेंस पे जितनी पर ये है, मतलब 2FR पे, 2FR पे होगी तो 2FR पे बनेगी। साइज में कोई फर्क नहीं आएगा, मैग्निफिकेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा मैग्निफिकेशन में कोई चेंज नहीं आया इस इरेक्टिंग लेंस को लेने की वजह से। बस फायदा क्या हुआ कि इस इरेक्टिंग लेंस ने इस इमेज को उल्टी की जगह सीधा कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट। कुछ ऐसा कर दिया इसको इन्होंने इस प्रकार से। अरे आ रही है मेरी बात समझ में। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब ये क्या काम करती है, ये काम करती है भैया, ये जो इमेज है उसी को, जो भी आईपीस को इमेज दिखेगी उसको बड़ा कर देगी सेम मैग्निफिकेशन में। अगर इमेज पहले से ही उल्टी थी तो उल्टी करके बड़ा कर देगी, मतलब उसको और बड़ा कर देगी, उल्टी करके नहीं, वैसे ही बड़ा कर देगी। और अगर सीधी थी तो सीधी को ही बड़ा कर देगी। अरे समझ में आ रहा है ना। तो भैया दिस इज द फाइनल इमेज फॉर्म्ड। अब आईपीस की वजह से दो जगह बन सकती है, कहां कहां पे, इन्फिनिटी पे और फार पॉइंट पे, सॉरी इन्फिनिटी पे और नियर पॉइंट पे। तो बेटा ये डिस्टेंस हो जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आईपीस, ये हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ FR। तो ये जो अपन ने टेलीस्कोप में कुछ चेंजेस किए हैं,
इसके कारण इस टेलीस्कोप में अगर किसी चीज में चेंज आएगा तो वो है ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ हो जाएगी FO प्लस 2FR 2FR, तो 4 टाइम्स ऑफ FR प्लस ये कितना हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास में ट्यूब लेंथ। क्या हो जाएगा? ट्यूब लेंथ। सिमिलरली मैं यहां पे और क्या बोल सकता हूं? मैं यहां बोल सकता हूं कि जो मैग्निफिकेशन रहेगा इट विल रिमेन सेम। जो पुराने तक की मैग्निफिकेशन चेंज आया ही नहीं, बस वो प्लस हो जाएगा माइनस की जगह। तो यहां पे कितना हो जाएगा बेटा? उसका कितना था? उसका था नियर पॉइंट के लिए, नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट के लिए जो मैग्निफिकेशन आएगा वो आएगा अपना FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। सिमिलरली यहां मैग्निफिकेशन आएगा FO अपॉन FE फार पॉइंट के लिए, फार पॉइंट के लिए मैग्निफिकेशन कहां आएगा? FO अपॉन FE। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये मैग्निफिकेशन होगा नियर पॉइंट के लिए, हो जाएगा फार पॉइंट के लिए, ये सब बातें हो जाएंगी। टेरेस्ट्रियल, इसको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बोलते हैं, इसको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं। कोई खतरनाक चीज नहीं है, नाम है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। भाई क्वेश्चन नोट डाउन करो फटाफट से, जल्दी से पूरा। हाँ जी बेटा, क्या बोला गया है? मैग्निफिकेशन हो जाएगा FO अपॉन FE, है ना। उसने बोला क्या है? जो एंगुलर साइज है इमेज की, वो सॉरी ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट की जो एंगुलर साइज है ऑब्जेक्ट के लिए वो 2 डिग्री दे रखी है। इमेज की ऑब्जेक्ट एंगुलर साइज पूछी है, वो कितनी हो जाएगी? तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? मैग्निफिकेशन हो जाएगा FO की वैल्यू किसके बराबर है? FO की वैल्यू है 60, FE की वैल्यू है 5, इक्वल टू मैग्निफिकेशन विच इज थीटा आई अपॉन थीटा ओ। तो भाई साहब थीटा आई की वैल्यू हो जाएगी कितना? सॉल्व करने से आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय थीटा ओ 2, आंसर हो जाएगा 24 डिग्री। खत्म, सिंपल। नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हाँ भाई, तो फटाफट कुछ और अपन लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी से कुछ और टेलीस्कोप देख लेते हैं। तो एक है कैसेग्रेन टेलीस्कोप, बड़ा अजीब सा नाम है बेटा, फ्रेंच नेम है कैसेग्रेन टेलीस्कोप। तो जितना अजीब इसका नाम है उतना अजीब टेलीस्कोप नहीं है। टेलीस्कोप तो अपना फैमिलियर ही है। हमें करना क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोगों को इस तरह का एक सिस्टम लेना है जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे एक आईपीस लगा के रखा है। दिस इज द आईपीस। जल्दी से सुनते रहो, ऐसा कोई खतरनाक चीज नहीं है बेटा। लाइट यहाँ पे गिरेगी इस तरह से, यहाँ पे एक पैराबोइडल मिरर लगा रहता है, तो इस तरह से लाइट यहाँ गिरेगी। यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है, इस पे गिरेगी। इस पे गिरने के बाद एक लाइट इधर से भी आएगी, वो इस पे गिरेगी, ऐसे करके, ठीक है। या नहीं, ऐसे तो नहीं है एग्जैक्टली, थोड़ा सा डायग्राम ऐसा बना दिया, ऐसे करके ऐसे कहीं गिरेगी और उसके बाद फिर वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी। तो इमेज समथिंग यहीं कहीं बन रही थी। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसमें भी ऐसे कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, बस इसका मैग्निफिकेशन जो होगा वो हो जाएगा FO अपॉन FE। मतलब इसका भी मैग्निफिकेशन FO अपॉन FE ही होगा, वो भी नेगेटिव में होता है इसका मैग्निफिकेशन भी। और ऐसे कोई बहुत खतरनाक चीज़ ये नहीं है। ये जो मिरर है ये ऑब्जेक्टिव होता है, आईपीस इसका आईपीस ही रहता है, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो आप इसके मैग्निफिकेशन को फटाफट से लिख सकते हो। कैसेग्रेन नाम का ये टेलीस्कोप है, जल्दी से फटाफट से इसको लिख लीजिए। हाँ जी बेटा, इसमें नेक्स्ट एक और है गैलीलियन टेलीस्कोप।
एक तो इनकी स्पेलिंग्स इतनी खतरनाक, गैलीलियन टेलीस्कोप्स। तो इन भैया का टेलीस्कोप क्या था, इन भैया के टेलीस्कोप में क्या था, एक तो हमारे पास जैसा नॉर्मल लेंस था वैसा ही था, बस एक यहाँ पे उन लोगों ने कन्वर्जिंग की जगह डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया आईपीस। तो आईपीस जो है वो डाइवर्जिंग हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा इस तरह से यहाँ पे एक आईपीस था, यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ऑब्जेक्टिव। इसका जो यहाँ पे मैग्निफिकेशन आएगा वो भी FO/FE आ रहा है और पॉजिटिव में आ रहा है। इमेज जो है वो इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है, एनलार्ज्ड बनती है। तो इमेज जो है वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज बनती है, एनलार्ज इमेज बनती है। ये सब कहानी है इमेज की। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हो गया अपना गैलीलियन टेलीस्कोप। बेटा इसका रे डायग्राम किस प्रकार से हम लोग लेते हैं, ऐसे रे डायग्राम लेते हैं, यहाँ से रेज आती है कुछ इस प्रकार से, यहाँ जाके मिलेंगी और यहाँ जाके मिलने की इनको बहुत ख्वाहिश थी लेकिन नहीं मिल पाई, ऐसे निकल गई। तो बेटा यहाँ पे आंखें लगी हुई है, इस आंखों ने सब कुछ देखा, इस आंखों ने क्या देखा, इमेज को देखा ऑब्जेक्ट की जो बनी है। इस लेंथ को अपन लोग L लेंथ बोल देते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ थी ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ थी ये बन जाएगा हमारे पास में, क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आईपीस की फोकल लेंथ। तो जो L की वैल्यू हो जाएगी वो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ प्लस आईपीस की फोकल लेंथ हो जाएगी विथ साइन। सर L ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि L की वैल्यू बेटा यहाँ से यहाँ तक की है, हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक पता है FO है और यहाँ से यहाँ तक पता है FE है, तो FO माइनस FE। सर माइनस तो करा ही ना, प्लस लिखा है, तो बेटा वो माइनस ये क्योंकि FE की वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे नेगेटिव आएगी क्योंकि दिस इज डाइवर्जिंग लेंस, है ना। अब कुछ भी बुक्स में यहाँ कनकेव लेंस लिखा होता है बट वो एक्चुअली डाइवर्जिंग लेंस है। गेटिंग माय पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पे डाइवर्जिंग बाई कनकेव लेंस है ना, तो डाइवर्जिंग लेंस है, तो वो हम डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं जहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव आती है। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा अलग अलग प्रकार के टेलीस्कोप्स ये हो चुके हैं। अब फटाफट से अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ जिसका नाम है कैमरा। तो आइए फटाफट से कैमरे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो बेटा जो नया इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है कैमरा। अब ऐसा नहीं है कि हमें पूरे कैमरे की इंजीनियरिंग करनी है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ कुछ भी नहीं होता है, यहाँ सिर्फ एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस जिसकी हम लोग जनरली भाषा में बात करते हैं। ये F हो जाएगा, ये 2F हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा इन्फिनिटी से 2F के बीच में ही रखना है, तभी ये कैमरा उसको कैप्चर कर पाएगा, अदरवाइज वो कैप्चर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ उसी कंडीशन में कैप्चर कर सकते हैं इमेज को बड़ी है ना, जब यहाँ पे वो रियल इमेज बने, क्योंकि स्क्रीन पे तभी आएगी। तो बेसिकली होता क्या, कैमरे का सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे एक लेंस लगा होता है, एक ही सिंगल लेंस लगा होता है बेटा। उसके बाद यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो एरिया है इसको हम लोग ये एरिया बोलते हैं इसका, या फिर एपर्चर बोलते हैं कि कितना लेंस खुलेगा, यहाँ पे कितना उसका पार्ट ओपन रहेगा, कि कितना एरिया, मतलब इसे बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ एक्सपोजर भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद बेटा पीछे लगी होती है स्क्रीन, ऐसे स्क्रीन लगी होती है। अगर आपके घर में कैमरा हो तो खोल के देख लीजिएगा, आगे एक लेंस लगा होता है, पीछे एक स्क्रीन लगी होती है। स्क्रीन पे जो इमेज है वो छप जाती है। तो इस प्रकार से ऐसी कोई इमेज बनती है यहाँ पे जो कि एज इट इज स्क्रीन के ऊपर कैप्चर होती है और उसी को हम लोग छाप लेते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। इंप्रेशन स्क्रीन पे गिरता है और वो इमेज वहाँ पे कैप्चर हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा इसका एक्चुअली किस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे वो समझते हैं हम आगे। एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पर कैमरे के लिए जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो बनते हैं इंटेंसिटी पे। तो एक होता है इंटेंसिटी, एक होता है एस, एक्सपोजर एरिया ऑफ लेंस, एक्सपोजर एरिया ऑफ लेंस। एक होता है टाइम, कितने टाइम तक एक्सपोजर हो रहा था। तो ये तीन चीजें जो होती है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि भैया इंटेंसिटी को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई करके टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो कांस्टेंट आना है, ऑब्वियस बात है। गेटिंग माय पॉइंट। तो भैया वो कांस्टेंट आ जाएगा IST। अब यहाँ पे दो तीन चीजें होती है, यहाँ पे सिंपल चीज क्या होती है, अगर मैं I को तो I मान लूं,
बेटा एस को हम लिख सकते हैं डी का स्क्वायर या फिर ए का स्क्वायर। अब सर डी क्या होता है? डी है डायमीटर ऑफ द एपर्चर, मतलब एपर्चर का कितना डायमीटर है। तो डी को हम लोग एपर्चर भी बोल देते हैं कई बार, एपर्चर। तो डायमीटर यहाँ पे एपर्चर की बात, मतलब डायमीटर की बात हो रही है बेटा। तो एक्चुअली होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि इफ इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, व्हाट आई कैन राइट कि डी स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू डी वन स्क्वायर इंटू टी वन बराबर डी टू स्क्वायर इंटू टी टू। एक तो ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा, या फिर मैं कह सकता हूं कि जो टाइम आएगा टी वन या टी बोल देते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। वो टाइम जो होगा वो 1/d स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी 1/d स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। या मैं कह सकता हूं कि जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/एपर्चर के स्क्वायर के। गेटिंग माय पॉइंट? अबे आ रहा है ना। अब यहाँ पे एक और कंडीशन ये होती है कि मान लीजिए कि हमारे पास में इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं थी, हमारे पास में एपर्चर कांस्टेंट था, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि इफ d इज कांस्टेंट, अगर d कांस्टेंट होगा या किसी सेम d के लिए बात करेंगे तो व्हाट आई कैन राइट कि I1 T1 इक्वल टू I2 T2। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा कैमरे में कुछ कुछ दो चार बातें हैं जो हम लोग को याद रखनी है, इन्हीं पे सवाल आते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं। इसमें एक सिंपल सी बात और याद करनी होती, दैट इज एफ नंबर। एफ नंबर क्या होता है सर? एफ नंबर होता है कैमरे का फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय एपर्चर ऑफ द कैमरा। अबे सही बात है ना। तो एफ नंबर बोलते तो फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा है ना, डिवाइड बाय एपर्चर ऑफ द कैमरा, इसी को हम लोग बोलते हैं एफ नंबर। आई मेरी बात समझ में? तो इसी के ऊपर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बात हो रही है, अब फोकल लेंथ तो जैसे कांस्टेंट है, तो व्हाट आई कैन राइट कि एफ नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/एपर्चर। तो बेटा मेरी बात ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पे 1/एपर्चर का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ नंबर का स्क्वायर भी हो सकता है। और टाइम कौन सा है? एक्सपोजर टाइम। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको पूरे को आपको नोट डाउन करना है फटाफट से, उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, जल्दी से पहले नोट डाउन कीजिए। हाँ भाई, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, तो क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फटाफट से क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, बड़ा सवाल में क्या पूछा है? कुछ भी नहीं पूछा। कैमरे के अंदर आपको फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है इन लोगों ने? 1 मीटर कैमरे की फोकल लेंथ इन्होंने दे रखी है, और जो एपर्चर दे रखा है, एपर्चर डायमीटर, वो हमें दिया हुआ है कितना? वो दिया हुआ है 20 mm का। गेटिंग माय पॉइंट? 20 mm का हमको एपर्चर डायमीटर गिवन है इसमें कैमरा लेंस में। तो एफ नंबर पूछा गया है, तो भैया एफ नंबर कितना हो जाएगा? फोकल लेंथ अपॉन एपर्चर। तो फोकल लेंथ कितनी है? 1 मीटर। इसको अगर हम लोग mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। देखो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर 1000 mm डिवाइडेड बाय 20 mm। तो भैया काट देंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 50 नंबर ऑफ एफ नंबर हो जाएगा सवाल में। आई मेरी बात में? ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। तो एक काम कीजिए, फटाफट से जल्दी से एक और सवाल लिखिए, जल्दी से फास्ट। हाँ जी, तो बेटा क्या पूछा है इन लोगों ने? इन्होंने बोला है कि जब एपर्चर डायमीटर की वैल्यू जब मान लीजिए एफ थी, तो जो एक्सपोजर टाइम था वो 1/100 दे रखा है। अगर हम लोगों को सेम इंटेंसिटी के लिए पूछा जाए कि डी की वैल्यू अगर मैं f/2 कर दूंगा तो टाइमिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा बेटा? यहाँ पे मैं लिख दूंगा टाइम मुझे यहाँ पे निकालना है। तो फटाफट से इसको आप सोल्व कीजिए जल्दी से, फिर हम लोग इसको आगे करते हैं। हाँ जी, तो
एक्चुअली है क्या, सवाल में क्या था कि डी स्क्वायर इंटू टी इज कॉन्स्टेंट। तो बेटा डी कितना है, डी की वैल्यू है एफ का स्क्वायर इंटू टाइम इज 1/100 इज इक्व टू, जब एफ का स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई बाय टाइम का टी स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी स्क्वायर हो जाएगा 400 एंड टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20 सेकेंड। यहाँ से 4 की वैल्यू इधर चली जाएगी और टी की वैल्यू लिख देंगे हम लोग 20, नहीं सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई बेटा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर 4/100, तभी मैं सोचूं ऐसी मिस्टेक कैसे हो गई, 4 ऊपर चल जाएगा 100 नीचे चल जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 4/100, तो टी की जो वैल्यू हो जाएगी बेसिकली वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2/10। दिस इज द आंसर। आई मेरी बात समझ में? तो इस तरह सिंपल से बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो बेटा अब जो लास्ट इसमें टॉपिक में बचा है इस चैप्टर के अंदर वो है आइस के बारे में पढ़ना। तो डिफेक्ट ऑफ आइस के बारे में हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। हालांकि आप लोगों के लिए सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को सब चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़नी होती है एज ए मेडिकल स्टूडेंट भी। बट आइस के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग यहाँ पे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ लेते हैं वो है कि आइस के हम लोग डिफेक्ट यहाँ पे पढ़ते हैं। तो बेटा 2 प्रकार के डिफेक्ट यहाँ पे होते हैं, एक मायोपिया होता है, एक हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो व्हाट डज मीन बाय मायोपिया? मायोपिया का क्या मतलब होता है? या शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, इसको हम लोग बोलते हैं नियर साइटेड। नियर साइटेडनेस की हम लोग बात करते हैं, तो मायोपिया की हम बात करेंगे नियर साइटेडनेस, मतलब पास की चीजें तो दिख सकती है लेकिन दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए कोई आंख है जिसको पास की चीजें दिखाई देती है लेकिन दूर से जब कोई रे आती है तो वो क्या होती है, वो रे पहले ही यहाँ पे आके ऐसे आके इमेज बनती है, उसकी पहले ही बन जाती है रेटिना से पहले। तो ये जो इमेज है ये रेटिना पर ढंग से नहीं फॉर्म कर पा रही है, तो उसकी इमेज जो है ब्लर हो जाती है, तो वो दूर के डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के इमेजेस को नहीं देख पाता है। इसको करेक्ट करने का क्या तरीका होता है बेटा? करेक्ट करने का तरीका कुछ भी नहीं सर, सिंपल सी बात है, यहाँ पे लेंस लगाइए और यहाँ पे जो लेंस लगेगा वो कौन सा लगेगा, एक हमारे पास में डाइवर्जिंग लेंस लग जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो रे होती है वो वहीं के वहीं जाके फॉर्म करेगी जहां उसको फॉर्म करना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा यहाँ पे जो कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस हमारे यहाँ पे लगाते हैं तो उसकी पावर जो आएगी वो नेगेटिव यहाँ पे होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे मैं देखूंगा यहाँ पर कि भैया जैसे मान लीजिए रे आ रही है यहाँ पे और इस तरह से भी रे आ रही है, मतलब ऐसा नहीं, तो पास से मान लीजिए पास से रे आ रही है 2, है ना बेटा, ऐसे मत लीजिए इनको, पास से 2 रे आ रही है, तो होगा क्या कि ये रेज जो है वो पीछे जाके कहीं मीट करेंगी, रेटिना के भी पीछे, ठीक है। तो इसको पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता, जब पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते तो फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक कन्वर्जिंग लेंस पहले ही लगा देते हैं इस प्रकार का, और ये पास के ऑब्जेक्ट की से जो रेज आती है उनको ऑलरेडी हल्का सा कन्वर्ज कर देता है और बचा हुआ अपने जो आइस की आंखों की जो लेंस होती है वो उसको बचा हुआ कन्वर्ज कर देती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो कन्वर्जिंग लेंस है इसलिए फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होती है, इसलिए इसका पावर भी पॉजिटिव आता है। तो इसका करेक्शन है बेटा, ये इसका करेक्शन है नेगेटिव का। और डिफेक्ट से मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, आप लोग इनके बारे में अच्छे खासी आपको जानकारी होती है, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, बस एक छोटी सी जानकारी दे दी है कि हाँ भाई इस प्रकार से हम लोग इसमें कन्वर्जिंग इसमें डाइवर्जिंग लेंस का यूज़, सॉरी इसमें कन्वर्जिंग इसमें डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ करते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, क्योंकि चैप्टर ये जो लेक्चर है वो भी बहुत लंबा हो चुका है और चैप्टर भी हमारा ऑलमोस्ट बहुत लंबा हो चुका है। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ें देख ली है। कुछ भी आप लोग को लगे ऐसा कि सर मुझसे ये नहीं हो पा रहा है या मुझे इसमें डाउट आ रहा है, आप बिंदास आके मुझसे पूछिए और डाउट अपना क्लियर कीजिए। इसके अलावा अपनी शीट्स आप सारी कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।